फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी यू विल फाइंड अ सर्टेन डिटेल। जब आप किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी गुड्स को आप ख़रीदने जाते हो तो आपको कुछ सर्टेन डिटेल्स दिए जाते हैं पैकिंग के ऊपर। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ खरीदोगे उसके पीछे देखोगे तो उसके पैकिंग के ऊपर कुछ डिटेल्स दिए होते हैं। दीज डिटेल्स आर अबाउट, ये डिटेल्स जो होते हैं इसके बारे में होते हैं कि किस तरह की इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ की गई, सामग्री यूज़ की गई, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, कब बनाया गया था, एक्सपायरी डेट क्या है, एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, और किस जगह से वो मैन्युफैक्चर हुआ है, इवन दो उसका एड्रेस भी होता है। When we buy a medicine on the packet, जब हम कभी पैकेट में मेडिसिन खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, you might find a direction for proper use। तब आपको क्या होता है कि आपको सही डायरेक्शन पता चलता है कि आपको कैसे उसको प्रॉपर यूज़ करना है, एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफ़ेक्ट, और साथ ही साथ उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में भी आपको उस पैकेट्स पे मेंशन मिल जाता है, एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ यूजेज ऑफ दैट मेडिसिन, और साथ ही साथ उससे यूज़ करने से क्या दुष्प्रभाव, क्या जोखिम होगा, ये सारी चीज़ें उसमें, उसके संबंध में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उस मेडिसिन की उस पर मेंशन होती है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन यू बाय गारमेंट्स यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग। जब आप कोई कपड़े खरीदते हो, गारमेंट्स खरीदते हो, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपको कैसे उसको धोना है, वॉश करने का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। वाई इज़ इट दैट रूल हैव बीन मेड सो दैट द मैन्युफैक्चरर डिस्प्ले दिस इन्फॉर्मेशन। क्यों ऐसा रूल बना कि मैन्युफैक्चरर को ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना पड़ेगा? इट इज़ बिकॉज कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म। क्योंकि कंज्यूमर जो होता है, हमारा उपभोक्ता जो होता है, उसके पास राइट्स है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिले। ठीक है, अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या किसी भी सामान या सर्विस के बारे में जो कि वो खरीद रहा है, दैट दे परचेज। कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन। कंज्यूमर जो होता है वो हमारा क्या कर सकता है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है सारी, तो वो क्या कर सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, साथ ही साथ अपने भरपाई की, नुकसान से रिलेटेड जो भी भरपाई होगी, कंपनसेशन के बारे में कह सकता है, रिप्लेसमेंट बदलाव के लिए कह सकता है। इफ़ द प्रोडक्ट प्रूव टू बी डिफेक्टिव, अगर प्रोडक्ट जो भी उसने खरीदा है वो डिफेक्टिव है, ख़राब है, ठीक है, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से अगर वो डिफेक्टिव प्रूफ हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव, अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदे और हमने ये देखा कि वो डिफेक्टिव है, ठीक है, और वो विद इन द एक्सपायरी पीरियड के अंदर ही ख़राब है, वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट। तब हम क्या कर सकते हैं, उसको बदलने के लिए कह सकते हैं। इफ़ द एक्सपायरी पीरियड वाज नॉट प्रिंटेड, अगर उस पर एक्सपायरी पीरियड प्रिंट नहीं किया गया है तो मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ब्लेम करता है शॉपकीपर पे, एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब जिम्मेदारियां नहीं लेता मैन्युफैक्चरर। इफ़ पीपल सेल मेडिसिन दैट हैव एक्सपायर्ड, अगर कोई इंसान दवाएं बेच रहा है जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, सीवियर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट, उसके लिए, उसके तहत हम कड़ी कार्रवाई ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन, गंभीर एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ जो एक्सपायर दवाई बेच रहा है। सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन, हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इवन दो कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। इफ़ समवन सेल्स अ गुड्स अ मोर देन द प्रिंटेड प्राइस, अगर कोई इंसान कोई गुड्स बेच रहा है, गुड्स को बेच रहा है उस प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा, जो कि उस MRP प्राइस को कहते हैं जो हमारे पैकेज के ऊपर लिखी होती है, उस प्राइस से अगर ज़्यादा कोई इंसान उसका प्राइस बेच रहा है तो हम उसके लिए या तो कोई विरोध कर सकते हैं या शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। दिस इज़ इंडिकेटेड बाय MRP, जिसको वो प्राइस जो है पैकेट पे MRP के नाम से इंडिकेट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसको हम क्या कहते हैं, MRP का फुल फॉर्म क्या हुआ हमारा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर्स टू सेल एट लेस देन द MRP, और साथ ही साथ कंज्यूमर के पास इतनी राइट्स होती है कि वो बार्गेन कर सके। ठीक है, सेलर्स को, जो बेच रहा है आपको, उससे ये कह सको कि आप
उससे कम में उसको MRP के प्राइस से कम में उसको बेच सकूँ। हाँ, आपको उससे ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता, पर आपके पास राइट है कि आप उस सामने वाले से ये कह सकते हो कि वो आपको उससे कुछ कम दाम में दे। इन रिसेंट टाइम द राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज के समय में जो राइट है इन्फॉर्मेशन से लेके हैज़ बिन एक्सपेंडेड, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया है टू कवर अ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ताकि वो कवर कर सके उन सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज को जो कि प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ, 2005 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बनाया, कानून बना दिया, पॉपुलरली नोन एज, जिसको कि मतलब पॉपुलरली उसको ज़्यादातर नामों से उसको जाना जाता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से, ठीक है, विच इंश्योर द सिटीजन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि ये इंश्योर होता है, उससे ये पुख्ता होता है कि जो हर सिटीज़न है उनके पास इन्फॉर्मेशन होगा अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फंक्शन है उससे रिलेटेड, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ RTI एक्ट, जो RTI एक्ट बना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना, उसका इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस, उसका हम इफेक्ट जो है, उसकी जो प्रभाव है उसको हम कुछ केस के थ्रू देखेंगे। तो ये एक वेटिंग का केस है, एग्जाम्पल है, जिसमें अमृता जो है एक इंजीनियर ग्रेजुएट है, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट, उसने क्या किया, सारे सर्टिफिकेट जो थे और उसने उसको क्या किया, सबमिट कर दिया, एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गई जॉब के लिए, और उसने सारे सर्टिफिकेट को सबमिट कर दिया और उसने इंटरव्यू भी अटेंड कर लिया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए हो रही थी। डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज़ ऑफ द रिज़ल्ट, उसने किसी तरह का न्यूज़ रिज़ल्ट के लिए जो वहाँ पे नियम था, जो भी मतलब रिज़ल्ट निकलने वाला था, परिणाम जो निकलने वाला था, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ उसको नहीं मिला। द ऑफिशियल ऑल्सो रिफ्यूज़ टू कंप्लाई विद हर क्वेरीज, साथ ही साथ जो वहाँ पे ऑफिशियल लोग वहाँ पे थे वो जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दिए, मना कर दिए कि वो उसकी जो सवाल थे उनके जवाब देने से वो लोग इनकार कर दिए, ठीक है, या फिर उनकी जो भी ऑफिशियल तरीके थे उनको पालन करने के लिए वो इनकार कर दिए, ठीक है। She therefore filed an application using the RTI Act saying that it was her right to know the result. उसने फिर क्या किया, एक फ़ाइल कर दिया एप्लीकेशन यूज़ करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ करके, उसने RTI का यूज़ करके एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया और ये कहा कि उसका ये राइट है कि वो ये जाने कि उसका रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, रिज़ल्ट इन अ रीज़नेबल टाइम, मीन्स कि उसके उचित समय के अंदर उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, सो दैट शी कुड प्लान हर फ्यूचर, ताकि उसको रिज़ल्ट चाहिए उस उचित समय में, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्लान कर सके फ्यूचर्स को, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक वो बैठी रहेगी इंतज़ार में, तो अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो उससे क्या होगा, वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग आगे कर सकती है। शी वॉज़ नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न, और ये नहीं कि सिर्फ उसको इन्फॉर्म किया जाए रीज़न फॉर डिले, क्यों वहाँ पे देरी हो रही है इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, घोषित करने में, परिणाम निकालने में, बट ऑल्सो गॉट हर कॉल लेटर, और साथ ही साथ उसको क्या कॉल लेटर हुआ फॉर अपॉइंटमेंट, और उसको कॉल लेटर भी मिला, ठीक है, और एंड शी परफॉर्म वेल इन द मतलब उसको कॉल लेटर भी आया फॉर अपॉइंटमेंट एंड शी परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू, और साथ ही साथ उसने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म भी किया। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन चॉइस इज़ डिनाइड, जब चुनाव से इनकार किया जाता है, ठीक है। तो अ रिफंड मीन्स धन वापसी, यहाँ पे एक केस है धन वापसी का, यहाँ पे पीछे हमने वेटिंग का एक केस पढ़ा, अब ये रिफंड का है। अभिरामी स्टूडेंट ऑफ अंसारी नगर, एक अभिरामी है जो कि अंसारी नगर की स्टूडेंट है, जिसने 2 साल का कोर्स एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली, ताकि वो जा कर के एक प्रोफेशनल कोर्स कर सके न्यू दिल्ली के अंदर। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन करते के टाइम उसने कोर्स के लिए पे किया था 61,020 रुपीज़ के आसपास फॉर द इंटायर कोर्स, अपने 2 साल के पूरे कोर्स के लमसम अमाउंट इतना जमा किया था।
However, she decided to opt out of the course at the end of 1 year. जबकि उसने डिसाइड किया कि वो इस कोर्स से बाहर आएगी अपने 1 साल कंप्लीट होने के एंड में, एज सी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि उसने ये देखा कि जो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका था वो उसको सही नहीं लगा या वो एकदम एग्जैक्ट नहीं था. व्हेन शी आस्क्ड फॉर अ रिफ़ंड, जब उसने उस कोचिंग में इंस्टीट्यूट में रिफ़ंड के बारे में बात किया कि उसकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड की जाए, वापसी की जाए फॉर 1 ईयर, 1 साल की, इट वॉज डिनाइड टू हर, उन्होंने उसको मना कर दिया. व्हेन शी फाइल्ड द केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट, जब उसने फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा कर के एक केस फाइल कर दिया जब उन्होंने, तो द कमीशन डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू रिफंड 28,000 सेइंग दैट शी हैड द राइट टू चूज़. कमीशन ने उस इंस्टीट्यूट को ये बताया या ये उसको डायरेक्शन दिया, कहा कि उसे 28,000 रुपये रिफ़ंड करने होंगे, ये कहते हुए कि उसका वो राइट है कि वो चूज़ करे. ठीक है. द इंस्टीट्यूट अगेंस्ट अपील इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अगेंस्ट में जाकर के एक अपील कर दिया स्टेट कंज्यूमर कमीशन में. द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन डायरेक्शन, तो स्टेट कमीशन ने क्या किया, एक उसकी जो बात थी उसको सही ठहराया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की जो है वो डायरेक्ट किया, एंड फर्दर फाइन द इंस्टीट्यूट, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन थी उनकी बात को स्टेट कमीशन ने सही ठहराया और उसको फर्दर आगे जा कर के फ़ाइन कर दिया इंस्टीट्यूट को 25,000 का फॉर अ फ्रीवोलियस अपील, जो उसने वहाँ पे तुच्छ सा अपील किया था उस चीज़ के लिए उसको 25,000 का दंड देने का वहाँ पे फ़ाइन कर दिया. इट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू पे, और साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूट को ये भी डायरेक्ट किया कि वो पे करे 7,000 रुपये एज अ कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट, ताकि वो कंपनसेशन के तहत और एक मुकदमेबाजी की लागत, मीन्स मुकदमेबाजी की जो कॉस्ट आई वो उसके लिए 7,000 रुपये वो वहाँ पर पे करे. ठीक है, इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए. ठीक है. द स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेन ऑल द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल, स्टेट कमीशन ने क्या किया कि हर जो भी एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट थे उनसे ये कहा या उनके लिए ये प्रतिरोध किया कि निकाल दिया ये चीज़ कि इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग अ फीस, जो भी इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो स्टेट के अंदर जो चार्ज कर रहे हैं फ़ीस स्टूडेंट से पूरे इंटायर ड्यूरेशन के लिए, पूरे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के लिए एडवांस में, एंड दैट टू एट वन, और वो भी एक बार में जो वो पूरा पैसा ले रहे हैं एडवांस में. एनी वॉयलेशन ऑफ दीज ऑर्डर में इन्वाइट अ पेनल्टी, अगर इसके तहत अगर किसी तरह का उल्लंघन हुआ और यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई केस आया, तो क्या होगा, उनको पेनल्टीज दंड देना होगा और साथ ही साथ या तो फिर उनको कैद की भी सज़ा दी जाएगी. ऐसा कमीशन ने यहाँ पे लॉ निकाल दिया, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वो ऐसा कमीशन ने कह दिया. What do we understand from this incident? क्या हमें समझ में आया इस घटनाओं से, इंसिडेंट से? Any consumer who receive a service in whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has a right to choose. कोई भी कंज्यूमर जो रिसीव करता है सर्विस किसी भी क्षमता से, किसी भी कैपेसिटी से, किसी भी क्या नाम है, ध्यान दिए हुए बिना, रिगार्डलेस ऑफ एज, बिना ध्यान दिए एज के, जेंडर के या नेचर ऑफ सर्विस के, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो चूज़ करे कि वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस, कि उसको वो चाहता है कि नहीं कंटिन्यू करना उस सर्विस को रिसीव करना या फिर नहीं. ठीक है, उसके मतलब कंज्यूमर के पास इतनी राइट्स होती हैं. सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट, अगर आप सपोज करो कि अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है एंड द शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली, और शॉप ओनर ने, जो दुकानदार है, उसने ये कहा कि वो टूथपेस्ट तभी बेचेगा इफ़ यू बाय अ टूथब्रश, अगर आप एक टूथब्रश खरीदोगे तभी वो आपको टूथपेस्ट देगा, वरना नहीं देगा. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, यू राइट टू चॉइस इज डिनाइज, आप अगर नहीं खरीदना चाहते हो ब्रश तो आपके पास ये चॉइस है, आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको
मना कर दो। सिमिलरली समटाइम गैस सप्लाई डीलर, इसी तरीके से कुछ समय पहले गैस सप्लाई डीलर्स जो थे वो ये इंसिस्ट करते थे या ये जोर लगाते थे कि दैट यू हैव टू बाय द स्टोव, आपको उसके साथ साथ एक गैस चूल्हा स्टोव भी खरीदना पड़ेगा फ्रॉम दैम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन, जब भी आप एक नया कनेक्शन लेने जाओगे तब। इन दिस वे मैनी अ टाइम, इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ, व्हेन यू आर फोर्स टू बाय अ थिंग, आपको ये फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि आप चीज़ें खरीदो दैट यू मे नॉट विश, जो कि आप नहीं चाहते हो, एंड यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस, और आप नहीं चाहते हो फिर भी आपके पास कोई विकल्प, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ती है। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कंज्यूमर को कहाँ जाना चाहिए जस्टिस के लिए। रीड अगेन द केस ऑफ रेजी मैथ्यू, आप अगर दोबारा से रेजी मैथ्यू का केस रीड करो और अबीरामी का, तो गिवन अर्लियर इन द चैप्टर, जो कि पहले चैप्टर में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, देयर आर सम एग्जाम्पल इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड देयर राइट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कंज्यूमर ये डिनाई करता है अपने अधिकार से। सच इंस्टेंस अकर क्वाइट ऑफन इन अवर कंट्री, ऐसा बहुत बार, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर ऐसा बहुत बार अक्सर करके होता है। वेयर शुड दीज कंसीडर गो टू, वेयर शुड दीज कंज्यूमर गो टू जस्टिस, तो इन तरह के जो भी, इस तरह की जो परेशानियां या परेशान जो भी कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो कहाँ जाएं जस्टिस के लिए, ठीक है। कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल, जो कंज्यूमर है हमारा उसके पास अधिकार होता है कि वो इस चीज़ से निवारण पाए, ठीक है। निवारण मांगने का अधिकार कंज्यूमर के पास होता है अगेंस्ट में, उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, जो भी अनुचित व्यापार का जो प्रक्रिया किया जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में उसको निवारण मांगने का अधिकार होता है, या फिर जो भी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ में। इफ़ एनी डैमेज इज़ डन टू अ कंज्यूमर, अगर किसी तरीके की डैमेज, नुकसान हुआ कंज्यूमर को, शी हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उसकी भरपाई मांगे, नुकसान की भरपाई मांगे, कंपनसेशन मांगे, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज, जो कि डिपेंड करता है कि किस हद तक, किस डिग्री तक डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम, तो यहाँ ज़रूरी है कि प्रोवाइड किया जाए एक आसान और इफ़ेक्टिव, मतलब प्रभावी पब्लिक सिस्टम को, जो कि विच दिस कैन बी डन, जो कि ये पॉसिबल कराएगा। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन, जो कंज्यूमर है जिसको नुकसान हुआ है वो क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, जो हमारे अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम है, ऑन हिज और हर ओन विथ और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर, बिना किसी लॉयर के सर्विस के भी वो वहाँ पे फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। चाहे तो वो लॉयर का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीव्ड पर्सन गेट हिज और हर कंपनसेशन, बस आपको ये ज़रूरी है जानना, और वो आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए और जानने में कि कैसे कोई परेशान व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति जो है वो अपनी कंपनसेशन पाता है। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश, तो चलिए एक केस लेते हैं प्रकाश का। ही हैड सेंड अ मनी ऑर्डर, उसने मनी ऑर्डर भेजा था, पैसा भेजा था अपने गांव में, टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर मैरिज, अपनी बेटी की शादी के लिए। द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम, जो पैसा है वो उसकी बेटी तक नहीं पहुंचा उस समय में जब उसको ज़रूरत थी। व्हेन शी नीडेड इट नॉर डिड इट, और कुछ महीने बाद भी वो पैसा वहाँ पे नहीं पहुँचा। प्रकाश फाइल अ केस इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रकाश ने एक केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो हमारी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन थी न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ जाके उसने एक केस फाइल कर दिया। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड हेयर, जितना भी उसने स्टेप्स लिया वो सारे इलस्ट्रेट किए गए हैं। दीज डेज कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कॉल्ड क्लास एक्शन सूट, ठीक है, फाइल कंप्लेन बोथ फिजिकली थ्रू इंटरनेट एंड कंडक्ट द केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज के समय में क्या है, कंज्यूमर जो है वो हर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली जाके करे, चाहे इंटरनेट के थ्रू जाके करे,
एंड कंडक्ट द केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और साथ साथ केस भी अब आपको जाके वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी केस हेल्ड करा सकते हो। तो आइए देखते हैं प्रकाश का केस, क्या उसने प्रोसीजर किया जब उसका पैसा नहीं पहुँचा। पहला देखिए, प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड ऑर्डर टू हिज डॉटर। प्रकाश कहाँ गए? पोस्ट ऑफिस गए अपनी बेटी को पैसा भेजने के लिए। प्रकाश कम टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रीच हिज डॉटर। फिर प्रकाश को पता चला कि मनी जो उसने भेजा था वो उसकी बेटी के पास नहीं पहुंचा। ठीक है, दूसरा केस ये हो गया, अभी उसको पता चल गया। थर्ड में क्या हुआ? प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। प्रकाश गए मनी ऑर्डर ऑफिस में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के मनी ऑर्डर के बारे में इंक्वायरी ली, जानकारी ली कि क्यों नहीं पहुंचा। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड द क्वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जो पोस्ट ऑफिस था उन्होंने उनकी बातों का जो जवाब था वो उनके सवालों का सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, मीन्स उसको सेटिस्फैक्ट्री कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। प्रकाश गो टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। फिर प्रकाश कहाँ गए? लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास गए, जहाँ पे उनको एडवाइस मिला। ठीक है, फिर प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस। ही फाइल अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द कोर्ट सेंड नोटिस टू द अदर पार्टी। फिर प्रकाश कहाँ गए? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के पास गए ताकि वो फाइल केस कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाने के बाद उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाइल किया और कमीशन ने फिर सेंड किया नोटिस दूसरी पार्टी को, जिसने मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस वाली पार्टी थी वहाँ पे उन्होंने भेजा। तो ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया। देन उसके बाद वो गए, फिर ही हिमसेल्फ प्लेस द केस द कमीशन ऑफिस। फिर उसने क्या किया? एक याचना की कोर्ट के अंदर या कमीशन ऑफिस के अंदर, उसने एक याचना दी, केस फाइल किया। द कमीशन ऑफिस जज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड हियर द आर्गूमेंट ऑफ बोथ द एग्रीव पार्टी एंड द अदर पार्टी। फिर कमीशन ऑफिस ने क्या किया? वहाँ के जज ने ये वेरीफाई किया सारे डॉक्यूमेंट्स को, और साथ ही साथ जो आर्गूमेंट हो रहे थे दोनों जो व्यक्ति मतलब परेशान व्यक्ति था, मीन्स जो ये प्रकाश थे, इनके बाद इनके जो भी ओपिनियन थे अपने साइड के वो सुने, और साथ ही साथ जो अदर पार्टी थी उनकी भी सुने। फिर द जज अनाउंस द डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट। फिर जज ने अनाउंस कर दिया डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के निर्णय को। ठीक है, फिर इन्होंने जा कर के वहाँ पे सारी चीज़ें सुनने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया निर्णय को, जो भी वहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे प्रोसीजर्स हुए जब प्रकाश ने लिया, स्टेप्स लिए ताकि वो उस चीज़ के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, जो भी उसके संग गलत हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है, द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर मूवमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, आंदोलन जो भी है वो फॉर्म हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से फॉर्म हुए। लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम, जिसको लोकली हम कंज्यूमर फोरम के नाम से जानते हैं या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के नाम से। दे गाइड अ कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल अ केस इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये लोग जो हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाले या कंज्यूमर फोरम वाले, ये हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो केस फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर या कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर। ऑन मैनी ओकेजन दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल। बहुत सारे ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं खुद को इंडिविजुअल या ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को इन द कमीशंस। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among the people. ये जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ये एक नॉन प्रॉफिट चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, ऑटोनॉमस होती है और रन की जाती है किसी इंडिविजुअल के थ्रू। इसको कोई तरह का पेमेंट नहीं किया जाता कि वो रन करे इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और अलग बात है कि चैरिटी और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से फाइनेंशियली ये ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, जिससे कि तहत वो लोगों के बीच में
जागरूकता अवेयरनेस लाती है, क्रिएट करती है। इफ़ यू आर लिविंग इन रेसिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप किसी आवासीय कॉलोनी के अंदर रहते हो, यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने ये नोटिस किया होगा कि बोर्ड ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में, देयर इज़ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर वहाँ किसी तरह का अनुचित व्यापार किया जा रहा है, मीटेड आउट टू देयर मेंबर, जो कि वहाँ पे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, दे टेक अप इन द केस ऑन देयर बिहाफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बोर्ड ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उनके बदले में ये केस लड़ती है। अंडर कोपरा अ 3 टायर क्वासी जुडिशली मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट, जो अंडर कोपरा जो हमारा पीछे हम लोगों ने देखा था, उस कोपरा के तहत क्या है, 3 स्तरीय अर्ध जो होते हैं, 3 टायर क्वासी जो होते हैं जुडिशल मशीनरी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो स्टेट एंड नेशनल लेवल पे सेटअप किए जाते हैं फॉर रीड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, ताकि वो क्या कर सके, हमारे उपभोक्ता के विवाद का निवारण निकाल सके, रीड्रेसल कर सके, निवारण निकाल सके हमारे कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स का, मीन्स उपभोक्ता के, हमारे कस्टमर के जो भी विवाद हैं, प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो है वो निवारण निकाल सके। द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी होती है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहते हैं, जो कि डील करती है विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू 1 करोड़। ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली होती है वो कितने पे डील करती है, 1 करोड़ पे। कोई केस होगा जो 1 करोड़ के आसपास का होगा तो क्लेम से रिलेटेड, तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट उसके लिए वहाँ पे होता है। द स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन, जो हमारी स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होती हैं रिड्रेसल कमीशन, उनको हम स्टेट कमीशन कहते हैं, जो कि 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच के जो केसेस होती है, 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ के बीच की जो केसेस होती है, नेशनल लेवल कमीशन या नेशनल कमीशन डील करती है। ठीक है, जो हमारी स्टेट कमीशंस होते हैं वो 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच के जो भी केसेस होती हैं, क्लेम होती है, उससे रिलेटेड लड़ती हैं, देखती हैं। और जो नेशनल लेवल पे होता है, जो हमारी नेशनल कमीशन डील करती है, उससे वो केस इन्वॉल्व करता है क्लेम जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा होता है। इफ़ अ केस इज़ डिसमिस, अगर कोई भी केस, ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है वो 1 करोड़ का क्लेम देखती है, और हमारी जो स्टेट लेवल की होती है वो 1 करोड़ या 10 करोड़ के बीच की देखती है, और जो हमारी नेशनल होती है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा का देखती है। अगर किसी तरह का केस डिसमिस हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन पे, तो अ कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट लेवल, तो कंज्यूमर के पास राइट्स होता है कि वो स्टेट लेवल पे अपील कर सकती है, एंड देन नेशनल लेवल कमीशन। उसके बाद अगर स्टेट से भी नहीं हुआ तो फिर नेशनल लेवल कमीशन पे क्लेम कर सकती है। दस द एक्ट वॉज अनेबल्ड अस टू कंज्यूमर टू हैव अ राइट टू रिप्रेजेंट, तो ये एक्ट बनाया गया इसलिए ताकि कंज्यूमर जो है वो, उसके पास राइट हो कि वो रिप्रेजेंट कर सके इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स टू रिड्रेसल कमीशन, ताकि वो अपने आप को कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में, मीन्स उपभोक्ता विवाद को लेकर के वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर सके खुद को कोर्ट के अंदर। ठीक है, रिड्रेसल कमीशन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।